नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विभाजन की विभीषिका होने के बाद, भारत का विभाजन होने के बाद, संप्रदाय आधार पर विभाजन होने के बाद जो संपत्ति का निपटारा हुआ, उस निपटारे में भारत के हिस्से में विदेशी संपत्तियां कितनी आई और पाकिस्तान के हिस्से में विदेशी संपत्तियां कितनी आई। बाद में पाकिस्तान ने उन विदेशी संपत्तियों का क्या किया और या क्या वो अभी कर रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के हिस्से में क्या आया, खासतौर से मोटी मोटी बात करेंगे, पूरा डिटेल नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान जो रिलीजन आधार पर बना था, इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप को कहता था, उस इस्लामिक रिपब्लिक की प्रॉपर्टी पर सबसे बड़ी बात कि इस्लाम तो यहूदियों के खिलाफ ही शुरू हुआ था और मुसलमान के दो बड़े दुश्मन अपने मानता है वो। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो पहला बड़ा दुश्मन उसका यहूदी है, दूसरा हिंदू है। ऐसा कहने की कोशिश की, सत्य क्या है पता नहीं। और इस पर तमाम तरह की रिसर्चें हैं, उनके ग्रंथों में ये लिखा है वो लिखा है और जो क्या भी। लेकिन यहूदियों से मुसलमानों का 36 का आंकड़ा ये तो संसार में वेल इस्टेब्लिश्ड है। और इसलिए वहाँ फ़िलिस्तीन और इज़राइल, मतलब इज़राइल का वो हिस्सा जो ऑटोनमस बॉडी है, फ़िलिस्तीन से लगातार उनका युद्ध तब से चल रहा है जब से इज़राइल बना है। यहाँ तक कि यहूदियों को समाप्त करने में ईसाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, यहूदियों को बिल्कुल जड़ से मिटाने की कोशिश करी। तो ईसाई और मुसलमान दोनों ही यहूदियों के धुर विरोधी रहे हैं। यहूदियों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया गया। यहूदी जो अपॉर्चुनिटी ये लैंड है, यानी कि हम जिसको यूएसए कहते हैं, जिसमें संसार का प्रत्येक वो व्यक्ति जो कमा सकता है, जो खिला सकता है, जो इकोनॉमी उनकी बढ़ा सकता है, वो किसी रिलीजन का हो, उसको वहाँ स्थान मिलता है। वहाँ पर यहूदियों को उस समय स्थान मिला हुआ था। यहूदियों ने वहाँ से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद दोबारा जब अंग्रेज़ उस हिस्से से हटा तो वो इज़राइल बनाकर गया, यहूदियों को वहाँ शिफ्ट करके गया। इसलिए यहूदियों के खिलाफ मुसलमान एक सुर में रहता है। अकेला इज़राइल 50 देशों को उद्धता बताता है, अकेला इज़राइल 50 देशों से लड़ रहा है और अकेला इज़राइल पूरी इस्लामिक जगत को चैलेंज करता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर संसार में सबसे बड़ा कोई दुश्मन मुसलमान का है, हालांकि मुसलमान मुसलमान का ही दुश्मन है, उनके तमाम तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, खूब लड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर आउटसाइड ऑफ इस्लाम किसी को कहेंगे कि वो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो एक सुर में सब कहेंगे यहूदी। दूसरे नंबर पर कोई और हो सकता है, भारत भी, मतलब हिंदू भी हो सकता है। अब बात करते हैं और उस यहूदी ने ज़मीन पाकिस्तान की एम्बेसी खरीदने की बात कही हो और उन्होंने पैसे लगाए हों और वहाँ पर एक प्रार्थना स्थल खोलने की बात कही हो। सोचिए कि कैसी कल्पना हो रही होगी पाकिस्तान में रह रहे उन मुसलमानों की जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा खूनी संघर्ष करके करवाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो इस्लाम पर अद्भुत रूप से विश्वास करते हैं, अपने आप को मारने को तैयार घूमते हैं, मरने को तैयार घूमते हैं और इसी के जरिए हूरों के चक्कर में वो आत्महत्या करने को घूमते हैं और संसार को नष्ट करने से भी पीछे नहीं हटते, जिसको आप इस्लामिक चरमपंथी आतंकवाद कहते हैं। तो आप सोचिए कि क्या है ये सब। लेकिन उन लोगों के जो मर गए, उनकी आत्माओं पर क्या गुजर रही होगी, ये भी बात है। हालांकि ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान से लड़ते लड़ते पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा या वो ऐसा विचार करके उसने पाकिस्तान लिया था जिन्ना ने कि वो हिंदुस्तान पर युद्ध करके फतेह कर लेगा। कई परोक्ष युद्ध, फिर अपरोक्ष युद्ध और फिर उसके बाद 2014 में मनी मोदी जी के बैठने के बाद उनकी जो स्ट्रैटेजी अपनाई उन्होंने, उसमें पाकिस्तान बिखर कर सामने आ गया। इकोनॉमिकली वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान में पेट्रोल 200-250 रुपये लीटर और जो करेंसी है वो $1 के मुकाबले 250 पाकिस्तानी रुपया पहुंच गई है। $60 ट्रिलियन पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है।
तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति बन गई। यहाँ तक कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अंदर लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे हजारों संगठन खुल गए हैं जो इस्लाम के नाम से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो बोया वो काट रहे हैं। तो अब पाकिस्तान चले कैसे? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए कहें या अफ़गानिस्तान के लिए बहुत संघर्ष किया। उसको लगा था कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन अफ़गानिस्तान वो हिंदू थे जो पाकिस्तानी हिंदुओं से, मतलब पाकिस्तान में रह रहे मुसलमान जो हिंदू बने, मुसलमान बने, उनसे बहुत पहले मुसलमान बन गए थे। इसलिए वो अपने आप को इनसे ज़्यादा कट्टर और इनसे ज़्यादा ओरिजिनल अपने आप को क्लेम करते हैं। तो इतना आसान है क्या? इनको लगा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर बैन लगा हुआ है, पाकिस्तान अपनी करेंसी के माध्यम से अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लेगा और इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी। अफ़गानिस्तान ने उनसे कहा, जैसे ही वो अमेरिका वहाँ से हटा, अफ़गानिस्तान ने कहा अपनी इकोनॉमी देखी है, पहले आईने में शक्ल देख लो, उसके बाद ये विचार करना कि हमारी इकोनॉमी तुम्हारे थ्रू चलेगी। पाकिस्तान टाइम फिक्स हो गया। इसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी खैबर पख्तूनख्वा या फिर जो उनके दूसरे हिस्से हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन पर क्लेम करना शुरू कर दिया और ये क्लेम करा कि ये ओरिजिनली अफ़गानिस्तान के हिस्से हैं, पाकिस्तान के पास नहीं होने चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफ़गानिस्तान से संपर्क में है और वो पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़े ये तो भूल जाए, वो अपने ही इस्लामिक आउटफिटों से लड़ ले तो उसका सौभाग्य होगा कि वो बच जाए। इसलिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसके मुख्य कारणों में एक तो इस्लामिक चरमपंथ है और दूसरा पाकिस्तान के ने कुछ और न करना, सिर्फ एक विचार कि हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, उसको लूटेंगे, अपना काम उनका काम चल जाएगा, ऐसा उनका विचार। उसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा था कि भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया की बहुत सारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां अमेरिका में थी, यूरोप में थी। जब हमने सक्सेशन किया तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के सक्सेसर के रूप में ओरिजिनल सक्सेसर भारत था और पाकिस्तान चूंकि सीसाइडी टेरिटरी थी इसलिए नई टेरिटरी बनी। पाकिस्तान चूंकि नई टेरिटरी बनी इसलिए यूएनओ में भी पाकिस्तान को ओरिजिनल मेंबर नहीं माना गया। पाकिस्तान ने वहाँ क्लेम भी किया था कि वो ओरिजिनल मेंबर है, लेकिन उसको दोबारा अप्लाई करके सदस्यता लेनी पड़ी। ओरिजिनल मेंबर के रूप में सक्सेशन चूंकि भारत का हुआ था, भारत के पास ही। चूंकि अंग्रेज उस समय पाकिस्तान का भरपूर सहयोग कर रहा था, वो आपने इलस्ट्रेशन कई मेरे लेक्चर सुने होंगे, गिलगित बाल्टिस्तान पर कैसे अंग्रेजों ने कब्जा करवाया, कैसे मेजर ब्राउन वहाँ हमला किए, कैसे कब्जे हुए और पाकिस्तान कैसे उनका ऋणी मानता है अपने आप को, और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो विवाद पैदा किया उसमें अंग्रेज का या उस समय कहूँ माउंटबेटन का रोल था, वो सब हमने देखा। इंटरनेशनल कम्युनिटी उस समय पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हुई थी। नेहरू बहुत बड़े लीडर अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हुई थी क्योंकि नेहरू को ज्योग्राफिकल टेरिटरी का आइडिया ही नहीं था कि हिंदुस्तान जिन वजहों से बार बार गुलाम हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जो दर्रे हैं उन दर्रों को भारत में होना और वहाँ पर बाउंड्री लगाना, अंग्रेजों को ये बात मालूम थी। इसलिए उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान महाराजा हरी सिंह से लीज पर लेकर वहाँ फोर्सेस बिठाई हुई थी, लेकिन नेहरू को ये नहीं मालूम था। पता नहीं बिना जानकारी के कैसे उन्होंने भारत एक खोज लिखी या किसी और की खोज पर अपनी मोहर लगा दी, पता नहीं। लेकिन बात तो बिल्कुल साफ है कि जो करना अंग्रेज चाहता था वो कर गया। इसलिए वो सब लोग उस समय पाकिस्तान के पक्ष में थे। इसलिए विदेशों में मोस्टली जो प्रॉपर्टियां ब्रिटिश इंडिया की थीं वो प्रॉपर्टियां भारत को आनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेहरू बैठे हुए थे और गांधी जी बैठे हुए थे। इन लोगों का क्या विचार बना, इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया, और ध्यान दिया तो क्या इनकी मिलीभगत थी कि पाकिस्तान को चली जाएं। ज़्यादातर संपत्तियाँ पाकिस्तान को मुफ्त में मिल गई, उसमें कुछ में उसने एम्बेसियाँ बनाई हैं, कॉन्सुलेट बनाए, यहाँ तक कि रूजवेल्ट होटल उसमें खोल दिए। मतलब पाकिस्तान ने होटल और तमाम तरह के प्रॉपर्टियां वहां कब्जा करने के बाद उनको किराए पर उठाना शुरू कर दिया।
अब आप सोचिए कि भारत क्यों नहीं एक्टिव था। इसी प्रकार से जो मक्के मदीने में प्रॉपर्टियां हमारी हुआ करती थी, चाहे वो हैदराबाद के नवाब की हों या किसी और की हों, उन प्रॉपर्टियों का सक्सेशन तो भारत को होना चाहिए था। लेकिन भारत सक्सेशन उसका करे तो करे कैसे? करने के लिए तो उस प्रकार का माइंडसेट चाहिए, उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, उस प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए और इन चीज़ों पर ध्यान देने वाला आदमी चाहिए और निष्ठावान चाहिए। उस समय की सरकार में सरदार पटेल को छोड़कर नहीं लगता कि कोई ऐसे व्यक्ति रहे भी होंगे, और ऐसे व्यक्ति रहे एन.सी. चटर्जी या श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये लोग बाहर निकल गए थे। तो आप सोचिए कि क्या सिचुएशन इनकी रही होगी। पाकिस्तान की एम्बेसी, जो कि ओल्ड एम्बेसी थी, 2003 तक उसमें एम्बेसी रहती थी। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी बिल्डिंग, जबकि प्रॉपर्टियां बहुत थीं, वहाँ अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लिया। तो जो 2003 में एम्बेसी उसने छोड़ी, जिसको अबंडेंट वो कहते हैं, लेकिन बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आप स्ट्रक्चर नेट पर इंटरनेट पर खोज करके डालिए, आपको मिलेगा। तो वो प्रॉपर्टी अब पाकिस्तान बेच रहा है। उसके साथ वो होटल रूजवेल्ट बेच रहा है, उसके साथ वो बहुत सारी प्रॉपर्टियां बेच रहा है। इसमें उनका जो प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट है उसने अनुमति दे दी है, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अनुमति दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। $60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया उनके ऊपर कर्जा है, इसलिए वो कर्जा कैसे भरा जाए। तो उनको समझ में आया क्यों ना पाकिस्तान की जो विदेशों में संपत्तियां हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उन संपत्तियों को बेचा जाए। तो वो संपत्तियां बेचने का प्रयास, क्योंकि पाकिस्तान तो बिका खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना किस समय उसके ऊपर कब्जा कर ले, इसमें भी कोई शक नहीं। तो अंदर अगर प्रॉपर्टियां बेचेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान उन्होंने ऑलरेडी चाइना को उसमें एंट्री मरवा दी है, अक्साई चीन उन्होंने ऑलरेडी चाइना को बेच दिया था। अपने आप के जो उनके यहाँ के गधे हैं, जो बकरे हैं, वो बेच रहे हैं, अपने यहाँ की महिलाओं बच्चियों को बेच रहे हैं। ये सब कुछ वो पहले से कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो और कुछ बेचेंगे पाकिस्तान के अंदर का, तो फिर समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी। इमरान खान अपने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी प्रॉपर्टियां बेच रहे थे, उसके अंदर के गिफ्ट बेच रहे थे, अपनी कारें बेच गए, अपने घुड़साल बेच गए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को किराए पर उठा दिया ताकि प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कम से कम उठ जाए, और उसमें फैशन डिज़ाइनिंग का या फैशन शो लगाने की अनुमति दे दी। ये सब कुछ इमरान खान करते रहे। अब शहबाज शरीफ बैठे हैं, तो शहबाज शरीफ ये नहीं चाहते कि इमरान खान वाला हिस्ट्री अंदर रिपीट हो, तो इसलिए शहबाज शरीफ अमेरिका में स्थित दूतावास बेच रहे हैं। अच्छा, दूतावास बेच रहे हैं, ये बात चलिए ठीक है, मान भी ली जाती, लेकिन उसमें जो बिडर आया वो सबसे बड़ा बिडर जूइश था, जूइश ग्रुप था। जूइश ग्रुप ने $6.8 मिलियन का उस पर बोली लगाई है। दूसरे बिडर के रूप में इंडियन रियल एस्टेट ग्रुप था, जिसने $5 मिलियन की उस पर बोली लगाई है। जो जूइश ग्रुप है, जूइश ग्रुप के लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई और न्यूज़ नहीं, उनके पाकिस्तान के अंदर छपने वाला डॉन अखबार बोल रहा है, जिसने ये बताया, डॉन ने ये बताया कि जूइश ग्रुप उसमें जूइश प्रार्थना सभा खोलना चाहता है, जूइश प्रार्थना स्थल खोलना चाहता है। अब सोचिए कि पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक बना, जूइश के खिलाफ इस्लाम खड़ा हुआ, वो पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी पर जूइश गिरजाघर या जूइश जो भी उनका पूजा स्थल होता है, उस पूजा स्थल को खोलने के लिए बेच रहा है। इतने पैसे नहीं। इसी प्रकार से होटल रूजवेल्ट, जो एक बड़ी प्रॉपर्टी उस समय की हुआ करती थी, आज़ादी से पहले 1924 में प्रॉपर्टी बनी थी, वो प्रॉपर्टी भी उस पर बिडिंग होना शुरू हो गया है। इस प्रकार उनकी जो तमाम तरह की लैंसेस्टर की प्रॉपर्टियां हैं, तमाम तरह की न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां हैं, तमाम वाशिंगटन डीसी में प्रॉपर्टियां हैं, जो सरकारी संपत्तियां पाकिस्तान के पास थी, उन संपत्तियों की बिडिंग शुरू हो गई है। और वहाँ जो ना बोली लगाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर या तो ज्यूज़ हैं या फिर हिंदू हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ज्यूज़ या हिंदू ही क्यों लगा रहा है, ये प्रश्न है। क्योंकि ज्यूस के यानी कि जो यहूदी हैं, यहूदियों के मन में भी वो मलाल है कि इन लोगों ने उनको लूटा, और हिंदुओं के मन में भी वही समस्या है कि 1000 वर्ष तक लुट्टे पट्टे रहे और उसके बावजूद पाकिस्तान
अलग हो गया, देश अलग बन गया, देखते देखते एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, हिंदुओं से कन्वर्ट हुए लोगों का ही वहाँ प्रतिनिधित्व है और वो शासन करके हिंदुओं को ही अपकृत्य मानते हैं, जबकि उनके पिता और पितामह हिंदू रहे होंगे। तो अपने बाप दादों को भूलकर वो अब अपने बाप दादे कहीं खाड़ी में ढूंढते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों का ही वो विरोध करते हैं। तो आप सोचिए कि किस स्थिति में हिंदू समाज होगा, जो न्यूयॉर्क में रहता है, जो वाशिंगटन डीसी में रहता है, और उसकी मनोभावना क्या है। वो भी जो इंडियन रियल एस्टेट ग्रुप ने उस पर बोली लगाई है, वो भी मंदिर बनाना चाहते हैं उस स्थान का। आप सोचिए कि जो पार्टीशन की विभीषिका थी, वो विभीषिका आज भी वहाँ पर हमारे लिए संकट का विषय बना हुआ है, या हमारे ऊपर प्रश्न खड़े करता है कि उस समय का हमारा शासन कैसा था, उस समय हम क्या कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पर ज्यूज मंदिर बनेगा, ये पाकिस्तान के लिए तो कम से कम डूब मरने की बात है ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।